सो डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर होने के बाद अब नंबर आ गया है एलिमिनेशन रिएक्शन का। जी हाँ, यही है हमारा एलिमिनेशन राउंड। सब्स्टिट्यूशन में हमने SN1 और SN2 को पढ़ा, उनके मैकेनिज्म को पढ़ा और कौन कौन से फैक्टर SN1 SN2 को अफेक्ट करते थे और तमाम प्रकार के वो रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन थे हमने डिस्कस किए। अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं और उनका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है, और ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे। तो बात करते हैं पहले एलिमिनेशन रिएक्शन आखिर होते क्या हैं। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली होता यह है, जैसे कि मान लेता हूं ए और बी, ठीक है। यहां से अगर हम ये दोनों एडजेसेंट एटम है, दोनों एडजेसेंट एटम के बीच में अगर हम एलिमिनेशन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहां से हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहां से हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ए और बी, चलो ये तो निकल गए, ये दोनों तो निकल गए। अब ये जो कार्बन है और यहां पर जो कार्बन है, एक वैलेंसी इधर से फ्री हुई, एक इधर से फ्री हुई और दोनों ने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया। यानी ये एक बात तो क्लियर हो गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। जी हाँ, इसका मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस। थोड़ा ये टेक्स प्लेस बाहर हो रहा है फ्रेम से, तो इसको जरा फ्रेम में कर देते हैं, टेक्स प्लेस। चलिए ठीक है, एलिमिनेशन की फॉर्मेशन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन किसको एलिमिनेट कर रहे हो? हम यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं हाइड्रोजन और हैलाइड यानी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन को। हम यहां पर डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं, वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो भी सब एलिमिनेशन कैटेगरी से बिलोंग करेगा। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यानी हमने सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम कन्वर्ट कर डालेंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है? क्या ये रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है? इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, जब हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यानी कि अगर मुझे फोर्थ पॉइंट लिखना हो तो यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड को हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन साइड बाय साइड एक पाई बॉन्ड भी बना है, वन पाई बॉन्ड इसकी फॉर्मेशन हुई है, और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक बॉन्ड है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज। अगर हम टोटल निकालें तो कहीं ना कहीं बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सप्लाई का मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली रिलीज से ज्यादा होगा। यानी यहां पर सप्लाई का जो मैग्नीट्यूड है वो रिलीज से ज्यादा होने जा रहा है। कुल मिलाकर डेल्टा एच पॉजिटिव मींस ये रिएक्शन हो गए एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसे तो नहीं होंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है तो फिर उसको उसके प्रति थोड़ी हमें दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होंगे, मींस थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पर हमें इन रिएक्शन को कैरिड आउट करना पड़ेगा, यानी 50 से लेकर अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं 10 डिग्री पे ही करके काम हो जाए तो नो, वो फिर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। एलिमिनेशन के लिए आपको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, मींस ये रिएक्शन
थोड़े हाई टेम्परेचर की डिमांड करते हैं, थर्मोडायनेमिकली हाई टेम्परेचर की ये डिमांड करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी और देखा डेल्टा H पॉजिटिव आ गया, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड जा रहे हैं, इसमें हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो गई कि एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली एल्कीन की ही फॉर्मेशन होने जा रही है, एल्कीन की ही फॉर्मेशन होने जा रही है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि कितने टाइप्स में हम इन एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बात और बता देता हूं कि इसका जो रिवर्स होगा दैट इज एडिशन। यहां से एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेट हो गए, इन दोनों को फिर से प्लस कर दूंगा तो एडिशन होगा। मींस कि जो एलिमिनेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं एडिशन के रिवर्स होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन आर रिवर्स एज दैट ऑफ एडिशन। एडिशन रिएक्शन के ये रिवर्स हो जाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए ठीक है, ये तो मेन बात हुई। अब हम बात करते हैं कितने तरीके के होते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, हम इसको मेनली E1 कैटेगरी, E2 एंड E1CB। E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, दैट इज E1। E2 एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर, जैसे हम SN1 करते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसी तरह एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर और एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अभी इस वीडियो में हम तीनों को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इस वीडियो में हम केवल E1 को डिस्कस करेंगे, E2 को, E1CB को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। E1 में क्या है, पहले एक बार मोटे तौर पे बात कर ली जाए कि आखिर इनमें होने क्या जा रहा है। देखिए, मोटे तौर पे बात ये है कि अगर हम बात करें, यहां पर क्या होता है E1 में पहले हेलोजन एलिमिनेट होगा, हेलोजन पहले एलिमिनेट होगा और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। चलो मान लेते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, कार्बोकैटायन बन गया, ऐसे 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 कुछ कार्बोकैटायन बना देंगे और सेकंड स्टेप में एच आयन को निकाल देंगे। कौन एच आयन निकालेगा, कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, काइनेटिक्स क्या होगी, सोलवेंट का रोल क्या होगा, टेम्परेचर का रोल क्या होगा, लिविंग न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होगा, किस तरह के बेसिस यूज करेंगे, ये सारी की सारी कहानी अभी हम E1 में डिस्कस करेंगे। अभी मोटे तौर पर बात ये है कि E1 नाम है E1, लेकिन हो रहा है दो स्टेप में। पहले स्टेप में लिविंग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो गया है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, और सेकंड स्टेप में जो बेस होगा यहां से H+ को एलिमिनेट करके एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। जी हाँ, इस तरह से एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हुआ E1, जिसमें दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, देन डीप्रोटोनेशन। E2 की बात अगर हम करते हैं, E2 देखिए, जब हम E2 की बात करते हैं तो जैसे SN1 में दोनों स्टेप एक साथ हुए थे, लिविंग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हुआ और अटैकिंग ने बैक साइड से अटैक कर दिया था साइमल्टेनियसली, और एक ट्रांजिशन स्टेट आपने बनाई थी, ऐसा ही कुछ यहां पर होगा। यहां पर लिविंग न्यूक्लियोफाइल और डीप्रोटोनेशन, ये दोनों काम एक ही स्टेप में होंगे, एक ही स्टेप में, और हमें यहाँ पर डायरेक्ट एल्कीन मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा, क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी, किस तरह के बेस यूज करेंगे, किस तरह का लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा, अल्काइल हैलाइड का क्या प्रायोरिटी होगा, वो सब हम जब हम E2 को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। E1CB में थोड़ी कहानी रिवर्स हो जाएगी। कैसे, कॉन्जुगेट बेस कब बनता है, जब कोई पहले अपना एच आयन लूज करता है। तो यहां से मान लीजिए एच आयन को बेस के निकाल लिया, और एच आयन निकालने के बाद
ये इस तरीके से एक कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब यहां से लिविंग न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अगर निकल गया है तो दिस इज E1CP। लेकिन ये खैर हमने एक ऊपरी तौर से बात कर ली कि हाँ हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, E1, E2, E1C। अब जरा हम पूरी तरह से हमला बोलते हैं अपने E1 पर। E1 को हम कंसीडर करते हैं कि आखिर E1 में एग्जैक्टली क्या क्या होगा। देखिए नाम है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही, जब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही कंपोनेंट पर डिपेंड करे। यहां पर हमने कोई बेस लिया हुआ है, ठीक है, यहां से हमने पहले स्टेप में X को हटाया तो हमें ये कार्बोकैटायन मिल गया, और फिर सेकंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ और एल्कीन मिल गया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि यार E1 का मतलब है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इसका मतलब साफ है कि रेट केवल एक कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। एंड व्हाट इज दैट कंपोनेंट? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। यहां पर रेट बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहां पर E1 रिएक्शन में बेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो भी देखेंगे। देखिए जनरली E1 में जो हम बेस यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वीक बेस, वीक, क्योंकि अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो क्या पता वो पहले H आयन को निकाल दे। अगर पहले H आयन निकल गया तो मैकेनिज्म E1CP की तरफ पहुंच जाएगा। तो यहां पर बेस हमने वीक लिया है ताकि वो वेट करे, पहले वो वेट करे कि यार पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, और फिर बेस यहां से H+ को निकाल के एल्कीन की फॉर्मेशन कर दे। यानी यहां पर जो बेस होने जा रहा है वीक बेस होने जा रहा है। पहला स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन रिएक्शन में भी पहले कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनता है वहां एक तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, वहां पर एक रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमेशा पॉसिबल होता है। तो यहां पर भी कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन उससे भी पहले जो मैं बात कर रहा हूं कि हम वीक बेस ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हम वीक बेस? वीक बेस का यहां पर क्या काम है? देखो वीक बेस कौन कौन से हैं? जैसे पानी एक वीक बेस हो सकता है, जैसे मिथनॉल एक वीक बेस हो सकता है, इथाइल अल्कोहल एक वीक बेस हो सकता है। ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में याद रखना हीट बहुत जरूरी है। बिना हीट के आप कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे। हीट जरूर चाहिए एलिमिनेशन के लिए। तो वीक बेस हम ले रहे हैं क्योंकि ये वीक बेस है, अपने आप में एक सोलवेंट भी है, अपने आप में ये वीक बेस भी है, और कहीं ना कहीं अपने आप में न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक, तो अगर ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में मेनली डिफरेंस क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे हैव द ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स H+, वो H+ को बहुत रैपिडली विथड्रॉ करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेस मेंशन करने हो तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस मुझे अगर मेंशन करना है तो NH2- हो गया, मिथॉक्साइड हो गया, इथॉक्साइड हो गया, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो मैंने नेगेटिवली चार्ज दिखे हैं ये होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ये इंतजार नहीं करेंगे कि पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ये क्या करेंगे पहले H आयन को निकालेंगे, धड़ल्ले से पहले H आयन को निकालेंगे। अगर पहले H आयन चला गया तो मैकेनिज्म E1CP की तरफ जाने लग जाता है। इसलिए हमें चाहिए वीक बेस जिसमें बेचारे में पेशेंस हो कि यार पहले चलो हेलोजन को जाने देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखो इस जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं इसके पास भी थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, इसके पास भी थोड़ा नेगेटिव आएगा, और थोड़ा बहुत नेगेटिव इनके पास भी होता है, तो हल्का फुल्का रिपल्शन होती है, तो अटैक नहीं होता है ना। लेकिन ये तो क्या ना बहुत धुरंधर है, ये इस रिपल्शन को ओवरकम करके पहले H आयन को निकालने लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। फटाक से H आयन को विड्रॉ करेंगे, इंतजार भी नहीं करेंगे कि पहले X नेगेटिव या लिविंग न्यूक्लियोफाइल चला जाए। तो याद रखिए E1 में हमेशा वीक बेस वीक बेस वीक बेस यूज किया जाएगा। चलिए पहले कार्बोकैटायन बन गया, फिर जो बेस होगा ना इसका काम सेकंड स्टेप में आता है। तो पहला जो स्टेप होता है हमारा वो बहुत ही स्लो स्टेप होता है।
पहला स्टेप हमारा स्लो होगा और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप because the overall reaction has to wait till the completion of the slowest step। तो पहले कार्बोकेटायन बना और फिर डीप्रोटोनेशन होकर एल्कीन की फॉर्मेशन हुई, जिसमें दो स्टेप हो गए। पहला हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है। अब इसमें मेन पॉइंट ये आ गया कि जो एल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी की स्पेलिंग शायद गलत हो रही है, प्रायोरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स E1। देख, अगर हम ये मैंने टर्शरी लिया, ये मैंने सेकेंडरी ले लिया और ये मैंने कहीं ना कहीं प्राइमरी ले लिया। देखो यहां से कहीं ना कहीं 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से कहीं ना कहीं 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहां से कहीं ना कहीं 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर निकल के आएगा ना, दैट विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इस तरह से एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनेगा कि जो एल्काइल हैलाइड या कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल भी E1 देते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन में, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन कर सकता है, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करेगा, उसकी उतनी ही ज्यादा हायर प्रायोरिटी होगी टुवर्ड्स E1। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की ज्यादा प्रायोरिटी, सेकेंडरी कम और टर्शरी की सबसे कम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म। चलो ठीक है, ये बात तो हम भी समझ सकते हैं। लेकिन जहां कार्बोकेटायन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट, भी इन्वॉल्व होगी। इन सबको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो, यानी अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया तो वो जरूर 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 सेकेंडरी में जाएगा, अगर वो लेके जा सकता है, और सेकेंडरी अपने आप को टर्शरी में लेकर जाएगा, अगर वो लेकर जा सकता है। तो हो सकता है कहीं साइक्लाइजेशन भी इन्वॉल्व हो जाए। तो दिस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ E1। आपने ये पार्ट SN1 में भी देखा था। और SN1 हो या E1 हो, SN1 हो या E1 हो, दोनों का पहला स्टेप तो सेम ही है। दोनों में पहले कार्बोकेटायन बनता है। फिर अगर यहां पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक कर दिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल जाएंगे, और अगर बेस ने एच को एलिमिनेट कर दिया तो एल्कीन मिल जाएगा। ठीक, तो वैसे तो एग्जैक्टली कोई रिएक्शन 100% ना तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना 100% एलिमिनेशन होता है। आपको प्रोडक्ट हमेशा दोनों ही मिलेंगे, कुछ अमाउंट में एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है, कुछ अमाउंट में सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। जो भी मेजर प्रोडक्ट होता है हम उस रिएक्शन को उसी के नाम से जानते हैं कि अगर उसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहे हैं तो हम कह देंगे यार ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, उसकी ये कंडीशन फेवरेबल है। अगर उसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में है तो हम कह देते हैं कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है और ये इसकी फेवरेट कंडीशंस है। लेकिन फिलहाल SN1 एंड E1 ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। दोनों का पहला स्टेप सेम है, दोनों में ही टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएंगे। लेकिन एलिमिनेशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन फेवर हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो एलिमिनेशन हो जाता है। वीक बेस एलिमिनेशन को फेवर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ये E2 कैटेगरी में आ जाएंगे, इनकी बात भी करेंगे हम बाद में। अभी तो फिलहाल हम E1 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व हो। चलिए ये सब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जब मैं भी लेता हूं एक एक करके। रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? रोल ऑफ सॉल्वेंट, किस तरह के सॉल्वेंट हम यूज करते हैं? देखो SN1 में हमने क्या यूज किया था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि पानी, मिथनॉल, इथनॉल। यहां पर भी E1 में हम यही करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? देखो इस बात को समझो कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हम लेंगे, ये क्या करता है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, पानी का भी अराउंड 80 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो पानी क्या करता है? इस बॉन्ड को बहुत ज्यादा वीक कर देगा।
इस बॉन्ड को बहुत ज्यादा वीक कर देगा, ये आसानी से टूट जाएगा। और टूटने के बाद ये जो X माइनस है, अगर हमने सॉल्वेंट मान लो पानी लिया, तो पानी तो इस तरह से होता है, पानी कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, टिक 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 टिक, इस तरह से क्या होता है, पानी क्या करेगा, इस लिविंग न्यूक्लियोफाइल को अपने खोपचे में ले लेता है। खोपचे का मतलब है उसको बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेटेड कर देता है, उसको घेर लेता है चारों तरफ से, क्योंकि छोटे 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 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने डेल पॉजिटिव से इस एक्स नेगेटिव को चारों तरफ से हाइड्रेटेड कर देते हैं। पहले तो बॉन्ड वीक कर दिया, अच्छी तरह इसकी पिटाई कर दी, जब ये अच्छी तरह पिट पिट आ गया, इसको निकाल के किडनैप करके अलग खोपचे में ले लिया गया। अब इसके पास एक पूरी तरह कार्बोकेटायन बन गया है। अब इस कार्बोकेटायन में अगर टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन, नॉर्मल है तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर बेस वीक है, अगर बेस वीक है एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए पोलर सॉल्वेंट का रोल यहां पर आ गया। जैसे SN1 में भी हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, E1 में भी हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और कौन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये यहां पर बेस का काम भी करेगा, पानी, मिथनॉल और इथेनॉल, ये बेस का काम भी करेंगे और पोलर सॉल्वेंट का भी काम करेंगे। अरे वाह, 2 in 1 काम कर रहे हैं। तो ये हुआ रोल ऑफ सॉल्वेंट। चलिए, अच्छा, नेचर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, नेचर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, क्लोरो जा रहा है, या हमारा क्लोरो जा रहा है, या हमारा ब्रोमो जा रहा है, या हमारा आइडो जा रहा है। देखो यहां से इस तरीके से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जो जितना ज्यादा, देखो ना आप कितना स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़ी वॉल्यूम पे फैलेगा, बड़ी वॉल्यूम पे फैलेगा मतलब है आई माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे छोटी वॉल्यूम पे होगा, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात है बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी पतली गली से निकल जाएगा। तो यानी लिविंग न्यूक्लियोफाइल, यही ऑर्डर था हमारा SN1 में, और यही एग्जैक्टली सेम ऑर्डर आया है E1 में। नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों में सेम, SN1 और E1 में, दोनों का मैकेनिज्म में पहला स्टेप सेम, सिर्फ सेकंड स्टेप डिफरेंट है, थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। नेचर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल सेम है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नेचर दोनों में एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है, काफी कुछ ज्ञान तो मिल चुका है, अब जरा क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मान लेते हैं हमने, तो पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन तो बनना है, चलो जी ये बन गया कार्बोकेटायन। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो बेस होता है वो H आयन यहां से एलिमिनेट करके, पॉजिटिव चार्ज जिससे अटैच्ड है वो अल्फा मान लो, और इसका पड़ोसी बीटा, बीटा ये दोनों फिलहाल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी H आयन निकाल दीजिए, आपको एल्कीन मिल जाएगा। चलो, ये तो बहुत ही इजी था। अच्छा, ये बहुत ही इजी था, कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी है। मिथनॉल ले लेते हैं और हीट जरूर करते हैं, क्योंकि देखो अगर हीट नहीं किया तो मिथनॉल इस पे अटैक करके सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है। याद रखना, यहां पर अगर हीट है तब जाकर ये आ रहा है, लेकिन अगर हीट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ये एलिमिनेशन है। और मिथनॉल भाई साहब ने अगर अटैक कर दिया ना, तो इस तरीके से आपको एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल सकता है। अगर हीट कर दिया तो एलिमिनेशन, नहीं किया 10 डिग्री पे कर रहे हो फिर सब्स्टिट्यूशन के लिए भी तैयार रहिएगा। अब यहां पर क्या होता है कि आपको पहले कार्बोकेटायन मिलता है प्राइम, लेकिन आप जानते हैं कि E1 में जो इंटरमीडिएट होता है वो है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जो अपने आप को रीअरेंज करता है, रीअरेंज करके वो प्राइमरी से अपने आप को सेकेंडरी में ले जा सकता है, सेकेंडरी से अपने आप को टर्शियरी में, या और भी ज्यादा स्टेबल में 1,2,1,2 हाइड्राइड। तो यहां पर हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने
वीडियो बनाई हुई है जिसमें जितने तरह के भी कार्बोकेटायन, क्या उनका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कार्बोकेटायन में कोई भी दिक्कत हो उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। तो इस तरह से ये आ गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं। देखो यहां से ये जो H माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन गए हाइड्रोजन के पास, ये हो गया H माइनस। H माइनस ने इधर हमला कर दिया तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्योंकि एलिमिनेशन करना है, थोड़ा हम हीट तो करते ही हैं। पॉजिटिव के लिए बीटा बीटा, किसी भी बीटा से निकाल दीजिए, फिलहाल तो वो सेम है। लेकिन ये काम करता कौन है? H आयन निकालने का काम करता है बेस। H आयन को निकालने का काम करता है बेस। कौन सा बेस? वीक बेस। देखो वीक है बेचारा, क्योंकि पहले इंतजार कर रहा है कि चलो पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल चला जाए। लिविंग न्यूक्लियोफाइल का इसने वेट किया, चला गया, कार्बोकेटायन बना। अब इसका काम शुरू है कि अब मैं आ गया, अब X जा चुका है तो अब मैं आ गया। अब यहां से क्या करेगा? बीटा कार्बन से H आयन निकाल लेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन कर दी। अच्छा ये बात। तो तनिक ये बताइए इसमें क्या होगा? मिथनॉल है और हीट है, मतलब लाइक 50 डिग्री 60 डिग्री वट। देखो हीट करने का मतलब है वो आपसे चाहता है कि आप बॉन्ड तोड़ दें। बॉन्ड तोड़ने का मतलब है वो आपसे एलिमिनेशन चाहता है। तो यहां पर अगर पहले लिविंग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ही एलिमिनेट होगा। चलिए अब यहां पर इस पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, बीटा 1 और बीटा 2। हम कहां से एच आयन निकाले? ये जो बेस है, जो बेचारा बेस है, मिथनॉल है, इथनॉल टाइप का कोई बेस है, ये क्या करते हैं? ये एच आयन निकालते हैं। अब यहाँ पे दो बीटा कार्बन है, बीटा 1 बीटा 2। एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, एक के पास कम हाइड्रोजन है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों से ही निकाल कर देख लेते हैं कि बीटा 1 से निकाला तो क्या होगा, बीटा 2 से निकाला तो क्या होगा। चलो बीटा 1 से अगर निकाला, बीटा 1 से निकाला तो ब्यूट 1 इन आ रहा है, और बीटा 2 से अगर निकाला तो ब्यूट 2 इन आ रहा है। ठीक है ना? दिस इज ब्यूट 1 इन एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। देखो केमिस्ट्री की एक कहावत है जिसको हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो हमेशा ज्यादा बनता है। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो हमेशा ज्यादा बनता है और जल्दी बनता है। जो चीजें स्टेबल होती है वो जल्दी बनती हैं, जो लेस स्टेबल होती है वो देर में बनती है और कम बनती हैं। तो यहां पर अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएं तो 3 इधर से और 3 इधर से, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे नजर आ रहे हैं साफ साफ। हाइपर कॉन्जुगेशन की सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप देख के मजे ले सकते हैं। और 2 हाइड्रोजन यहां से हैं, sp2 sp3। तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है प्रकृति उसको अपने आप में ही ज्यादा अमाउंट में बनाती है। ये भाई साहब हो गए मेजर और ये भैंजी हो गई हमारी माइनर। ठीक है? जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है, जो लेस स्टेबल होता है वो कम बनता है। तो ये ज्यादा स्टेबल बना, ये कम स्टेबल बना। लेकिन यहां पर भी एक बात आ जाती है, और वो क्या बात आती है? जैसे मैंने पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नए हैं इशारे, रही ना वो कल वाली दुनिया। देखिए ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन हमने बनाया। यहाँ पे केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये मोर स्टेबल है और ये हमारा लेस स्टेबल है। ठीक है? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनता है। लेकिन क्या दो ही प्रोडक्ट बन रहे हैं? नहीं। यहां पर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। तो ये दो आइसोमर देगा सिस ट्रांस, और ये नहीं देगा क्योंकि यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम आ रहे हैं। तो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको। ये जो प्रोडक्ट है जिसमें हमने उस बीटा से हाइड्रोजन को निकाला जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट या सेडजेफ एलिमिनेशन। सेडजेफ
एलिमिनेशन, और जहां जिस बीटा के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे वहां से निकाला तो उसे कहते हैं होफमैन एलिमिनेशन। होफमैन एलिमिनेशन, सेडजेफ एलिमिनेशन। सेडजेफ का मतलब है जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन थे आपने वहीं से हाइड्रोजन को निकाल दिया तो वो तो है सेडजेफ, और ज्यादा वाले से निकाला तो होफमैन। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे शेड्स ऑफ एलिमिनेशन डोमिनेट करता है होफमैन पे। होफमैन के लिए भी 3-4 कंडीशन है, बात करते जाएंगे धीरे धीरे। तो यानी अगर आपने भिखारी को और भिखारी बना दिया, जिस बीटा के पास पहले से ही कम हाइड्रोजन थे अगर आपने वहीं से हाइड्रोजन निकाल दिया तो वो है सेडजेफ, और ज्यादा वाले से निकाला तो होफमैन। तो भिखारी को भिखारी बनाना सेडजेफ। पुअरर बिकम मोर पुअरर, पुअरर बिकम मोर पुअरर, ये होता है हमारा सेडजेफ एलिमिनेशन। देखो मैं बेस अभी भी वीक ले रहा हूं। चलो नेक्स्ट, ये बात है टेन टेन टेन। आ चलिए हमने ले लिया फिर से वीक बेस मिथनॉल और हीट कर रहे हैं। तो देखो होगा इवन मैकेनिज्म है E2 में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। अभी हम वीक बेस ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बताया मिथॉक्साइड, इथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, सोडी, टर्शियरी बुटॉक्साइड, OH माइनस या NH2 माइनस, ये बहुत खतरनाक बेस होते हैं। तो ये सब E2 में आपको नजर आएंगे। E1 में आपको मिथनॉल, इथनॉल, पानी, मिथनॉल, इथनॉल, पानी, ये नजर आएंगे। और हीट तो है ही। चलो यहां से अगर पहले स्टेप में क्लोरो चला गया, अगर क्लोरो चला गया चला गया तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अगर ये यहां से एच दे दे, क्योंकि इसके लिए ये बीटा है, यहां से एच चला गया तो ये हमारा एक एल्कीन आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, रीअरेंजमेंट अलाउ होती है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है वहां रीअरेंजमेंट जरूर जरूर होती है। तो यहां पर रीअरेंजमेंट कर दो ताकि प्राइमरी कार्बोकेटायन अपने आप को और स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटायन में ले जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो यहां पर हमने कर डाला, मार डाला, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना दिए। अब इसके रिजल्ट में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। चलो इस बीटा से निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इस बीटा से निकाला, इस वाले बीटा से निकालेंगे तो ये एक एल्कीन बन जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना। अभी भी इसको शांति नहीं मिली है, क्योंकि इसका सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन हो सकता है। अगर हो सकता है तो हमें भी कर देना है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट मारेंगे इधर, झकास, ये हमने कर दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां से इसके रिस्पेक्ट में बीटा 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 यहां से निकाला तो ये आ जाएगा। इन दोनों में से किसी एक से निकाल देते हैं। तो इधर जगह कम है, इधर लिख देता हूं CH2 CH3 CH2 CH3। तो आपको 3 एल्कीन मिल गए। बाकी सिस्ट्रॉन्स की कहानी लगाएंगे तो बात अलग आ जाएगी। फिलहाल सिस्ट्रॉन्स इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों मिथाइल लगे हुए हैं और इस पे दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो नहीं हो सकता। फिलहाल 3 ही एल्कीन मिल रहे हैं इसमें। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है? मात्र एक हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है मुझे, तो यहां से ये रहा। इसमें 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से, ओ बेटे की जान, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें 3 इधर से और 2 इधर से, 5। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। और वैसे भी देखो ये हमने इसके रिस्पेक्ट में बीटा बीटा बीटा, जब इस बीटा से निकाला जिसके पास कम थे, ज्यादा वालों से नहीं कम से निकाला, तो ये हमारा सेडजेफ है। ज्यादा वाले से निकाला तो होफमैन है, होफमैन। कम वाले से निकालेंगे, ज्यादा स्टेबल एल्कीन की फॉर्मेशन कर देंगे। तो आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तो बन रहा है, लेकिन उस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हमें बिना रीअरेंजमेंट के जाना ही नहीं है। हम ये कसम खा लेते हैं कि बिना रीअरेंजमेंट के हम SN1 या E1 में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। चलिए चलिए
ये हमने फिर से मिथनॉल और हीट, देखो हीट जरूरी है क्योंकि एलिमिनेशन में टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड में रहेगा। अगर आप हीट नहीं ले रहे हैं तो आप तैयार रहिए, सब्स्टिट्यूशन माइंड में रखिए, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको। तो यहां पर देखो पहला स्टेप तो वही है जो हर बार होता है, कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तो बनेगा। ओके बन गया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, क्लोरीन के लिए अल्फा था, तो ये हमारा बीटा। यहां से H अगर जाता है, अगर यहां से H प्लस गया तो ये हमारा एल्कीन बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन है ऐसे लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया H माइनस, इसने यहाँ हमला कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए। तो ऐसे हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन आ गया। अब इसके लिए बीटा बीटा बीटा, चलो इस बीटा से तो हमने निकाल दिया, इन दोनों में से किसी एक से निकाल दो, ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन आ गया। लेकिन क्या कुछ और भी पॉसिबल है? क्या कुछ और भी पॉसिबल है? जी हाँ। देखो प्राइमरी से सेकेंडरी तो हम जाते ही हैं, सेकेंडरी से हम टर्शरी भी जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं रिंग का एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा। अगर रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है तो सावधान होने की सख्त जरूरत है वत्स, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन में जो 6 मेंबर रिंग है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहां से अगर हम एक रिंग एक्सपेंशन का स्टेप ले ले, चलिए मैं इसको थोड़ा अलग से आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा। यहां से हमने रिंग एक्सपेंड की, ये कार्बन पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इस नेगेटिव को मैं इस पॉजिटिव के साथ जोड़ देता हूं। देखो दोबारा देखो, रिंग एक्सपेंशन कहां होता है? जहां रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये रिंग है, इसके बाहर पॉजिटिव है, हमने ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट किए, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव को हम जोड़ देंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब इसके लिए ये बीटा बीटा, यहां से H निकाल सकते हो, यहां से H निकाल सकते हो, कहीं से निकाल दो, बोथ आर द सेम थिंग। तो आपको 3 एल्कीन मिल गए। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसको आप देख सकते हैं। देखो इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन है? 2, 3 इधर से 5 और 2 7 हाइपर कंजुगेशन, और इसमें 2 इधर से और 2 इधर से 4 हाइपर कंजुगेशन, और इसमें 4 हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि 2 इधर से 2 इधर से। लेकिन इस रिंग में स्ट्रेन होता है 5 मेंबर रिंग, लेकिन 6 मेंबर रिंग बहुत ही स्टेबल रिंग होती है भैया जी, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो हमें इसे ही मेजर करना है। 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से, और 5 मेंबर्ड रिंग 4 मेंबर्ड रिंग से बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए रिंग का एक्सपेंशन अलाउ किया जाता है। रिंग का एक्सपेंशन अलाउ किया जाता है, राइट। चलिए तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। देखिए पहले क्या करना है, वही करना है जो हम अब तक करते आए हैं। पहले हमें कार्बोकैटायन बनाना है। चलो जी, ये हमने बना दिया अपना कार्बोकैटायन। लेकिन ये कार्बोकैटायन हमने कैसा बनाया? ये कार्बोकैटायन हमने प्राइमरी वाला बनाया है। अब इसके लिए ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां से H गया तो क्या प्रोडक्ट आएगा? देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं, आपको सारे प्रोडक्ट लिखने हैं और फिर बाद में देखना कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये प्राइमरी आ गया। अब यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से H माइनस इधर हमला कर देगा, H माइनस ने पॉजिटिव पे हमला किया तो ये न्यूट्रल, ये वाला कार्बन पॉजिटिव, एंड यू विल गेट सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इसके लिए ये बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन यहाँ तो H है नहीं निकलने वाला, तो यहीं से निकलेगा, तो फिर सेम एल्कीन आ गया। ठीक है, हमें भी तब तक कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट करते जानी है जब तक कि हम सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पे ना पहुंच जाए। ठीक है, हम भी चैन से नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे मिथाइल शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन उधर गए, मिथाइल पे हो गया नेगेटिव, इस मिथाइल ने यहाँ हमला कर दिया, तो ये बन गया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो CH3 C पॉजिटिव, CH3 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 आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात।
सो अब इसके लिए बीटा बीटा बीटा, तीन तीन बीटा हो गए हैं बेटा, एक बीटा, दूसरा बीटा, तीसरा बीटा, तीन। तो यहां से एच निकाले, अगर यहां से एच निकाला, यहां से एच निकाला तो ये एल्कीन आ रहा है, और इन दोनों में से किसी एक से निकाल दिया तो ये आ जाएगा। कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं, CH2 CH3 CH3। अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वो कौन बताएगा? चोर सिपाही का पता लगाओ। ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे छोड़ देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन तीनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। यहाँ से कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे तीन 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 12, अरे बहुत सही, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तीन इधर से, एक इधर से, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेटली ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। सबसे ज्यादा अमाउंट में बनेगा रिएक्शन, इसको पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा अमाउंट में बनाने जा रहा है, बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल एल्कीन। ठीक है ना? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट इन्वॉल्व हुआ, कहीं ना कहीं 1,2 मिथाइल शिफ्ट इन्वॉल्व हुआ, कहीं ना कहीं रिंग का एक्सपेंशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए अल्टीमेटली हमें स्टेबल कार्बोकेटायन तक पहुंचना ही पहुंचना है। जब तक हम स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ नहीं पहुंचेंगे, हम जितने भी तरीके के एल्कीन बना सकते हैं हम बना नहीं पाएंगे। अच्छा जी, ये बात है। हाँ, यही तो बात। चलो इसको थोड़ा और ऐसा करते हैं, इसमें तमाम प्रकार के मसाले डाल देते हैं, तमाम प्रकार के मसाले, देखते हैं क्या बनता है। कितने तरीके के हम एल्कीन बना पाते हैं, और उसमें से भी कौन स्टेबल होगा, कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा। और हाँ, अगर उसमें भी हम स्टीरियो आइसोमर्स लगा दें, ओहो, तो मजा ही आ जाएगा। अगर हम इसमें पूछें कि भाई कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, तब ये क्वेश्चन एक अलग लेवल का बन जाता है। बट कोई बात नहीं। देखो इवन में पहले स्टेप में हमेशा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसे और ऐसे। अब इसके लिए बीटा, यहां से एच गया तो एक एल्कीन तो ये बनता है ना? ये तो वो वाली पार्टी होगी, बच्चा जिस दिन पास हुआ उसी दिन पार्टी कर ली, रिजल्ट देखते ही, ये तो तुरंत हो गया। लेकिन यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे हम, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये हमारे को एक कार्बोकैटायन ऐसा भी मिलेगा। अब इसके लिए बीटा कौन हो गए, एक बीटा, दूसरा बीटा। अगर यहां से निकालोगे तो होफमैन, क्योंकि इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, ज्यादा वाले से निकाला तो होफमैन, तो ये होफमैन आ गया। इसके रिस्पेक्ट में ये होफमैन प्रोडक्ट आएगा। इसके लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मात्र एक हाइड्रोजन, और वो भी बहुत भीड़ में है, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कम वाले से निकालना, भिखारी को भिखारी बनाना। जिस बीटा के पास कम है वहीं से एच निकालना, यहां से निकालेंगे तो ये एल्कीन बनेगा, यहां से निकाला ये वाला एल्कीन बन जाएगा, मोस्ट स्टेबल। ठीक है ना? बीटा कार्बन, यहां से एच निकाला, ये एल्कीन आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। कुछ और पॉसिबिलिटी? हाँ, और पॉसिबिलिटी भी है। ये देखो, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्शरी है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इस तरह का एक और कार्बोकैटायन बना देंगे। अब इसके रिस्पेक्ट में, क्या सीन बनेगा, अब इसके रिस्पेक्ट में सीन बनेगा कि इसके लिए बीटा बीटा बीटा, यहां से निकाला तो ये आ ही रहा है, यहां से कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अरे सर कितने बनाओगे, बहुत सारे बनते जा रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे, बनाओ बनाओ बनाओ। एक तो ये बन गया। अच्छा, लेकिन अभी भी यहां पर हमले रुके नहीं हैं। 1,2 1,2, ये देखो टर्शरी है, लेकिन इस टर्शरी में अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन देखूं, दो दो, बस 4 हाइपर कॉन्जुगेशन मुझे इसमें नजर आ रहे हैं, दो इधर से दो इधर से। अगर मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर देता हूं, फिर एक बार देख लेते हैं कितने मिल सकते हैं। अगर ज्यादा स्टेबल है तो बना लेंगे, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। ये मिथाइल इधर आया और इथाइल इधर था ही,
और ये है पॉजिटिव मिथाइल। तो 3 2 5, अरे ये देखो एक और कामयाबी हाथ लगी। 3 हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से, 2 इधर से, 5 हो गए। इसमें कितने थे? 2 इधर से और 2 इधर से, 4 थे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, डेफिनेटली रिएक्शन भागेगा इधर। 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब इसके लिए बीटा, एक बीटा ये रहा, एक बीटा ये रहा, एक बीटा। अरे बाबा यहां से गया, अरे रे रे रे, ये तो कत्लेआम होता जा रहा है इस क्वेश्चन में। एक ये मिल गया, इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है, तो एक प्रोडक्ट हमें ये भी बना लेना चाहिए। इधर मिथाइल इधर इथाइल, एक प्रोडक्ट ये मिल गया। और भी पॉसिबल है, जी हाँ। देखो पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से अपन क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन रिंग एक्सपेंशन करेंगे यहां पर। और जैसे ही आप रिंग एक्सपेंशन करोगे, इसको एक बार समझना जरा, नो कंफ्यूजन। ये देखो ये हो गया नेगेटिव और ये वाला कार्बन हो गया पॉजिटिव। अब हमने इन दोनों को जोड़ देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है। तो देखो 6 मेंबर रिंग बन गई। अपन क्या करते हैं, पहले एक 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मान लो ये पॉजिटिव था तो इधर मिथाइल हुआ, ये नेगेटिव था इसके साथ वाला, तो इस पे 2 मिथाइल हुए। और जो मिथाइल वाला कार्बन था उसके पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग एक्सपेंशन के बाद ये कार्बोडाइन बना है। अब इसके रिस्पेक्ट में बीटा बीटा यहां से निकालोगे तो भी एक एल्कीन आ जाएगा। अरे बाबा अब तो जगह ही नहीं बच रही है, कहाँ लिखें। चलो इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है, यहां से निकाला तो मैं यहां पर बना देता हूं। मिथाइल मिथाइल एक ये आ गया। इसके रिस्पेक्ट में यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन जा सकता है, तो एक प्रोडक्ट ये भी आ सकता है, मिथाइल मिथाइल। अच्छा लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकेगी, ये 6 मेंबर तो बन गया, लेकिन 6 मेंबर के बाद इसमें अपन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकते हैं। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ऐसे मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब इसके रिस्पेक्ट में बीटा ये है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है, यहां से जा सकता है, ये बन ही गया। ऊपर वाले से भी जा सकता है, ऊपर वाले मिथाइल से अगर हाइड्रोजन निकाल दें, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, हाँ आ रहा है। अब यहां से क्या 1 2 मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है, एक बार चेक कर लेते हैं कितने हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। 2 इधर से और 3 इधर से, 5। अगर इधर चला गया तो फिर वो सेम ही आएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे वाह भाई वाह, 8 8। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 मिथाइल तो लगाए ही नहीं, 2 मिथाइल इधर लगा दो, 2 मिथाइल इधर लगा दो, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब अगर इसमें स्टीरियो आइसोमर्स लगाना है तो लगा दो, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। इसमें इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हो जाएगा, एक सिस एक ट्रांस, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस 2 यहां से मिलेंगे, एक इधर से ये आ ही रहा है। अच्छा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लोएल्कीन में, साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब होते हैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जब रिंग का साइज 8 या मोर देन 8 हो। तो सॉरी यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर ये दोनों सेम आगे नहीं हो सकता, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस नहीं हो सकता, और ये डाई सब्स्टिट्यूट दोनों अलग है, लेकिन इधर नहीं है, नहीं हो पाएगा, इधर नहीं हो पाएगा, इधर भी नहीं हो पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो जितने भी आप काउंट कर लीजिएगा। इस तरह से ये हुआ इवन। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि चलिए इवन में ही अगर मैं बात आपसे पूछूं कि सपोज कीजिए, चलिए ये अपने पास एक नॉर्मल सा रिएक्शन है, ठीक है, मिथनॉल है, हीट किया, प्रोडक्ट आया। अब अपना क्वेश्चन ये है कि अगर हम बेस की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, बढ़ा दें, बेस के अमाउंट को बढ़ा दें, इवन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या उसका रेट डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कि मींस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस बिकम 2 टाइम और 3 टाइम और 4 टाइम, तो डज इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं, क्योंकि देखो इवन में, क्योंकि नाम जब हम कहते हैं इवन,
इवन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो केवल एक कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज अल्काइल हाइड्राइड। वहां वो बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वो जीरो ऑर्डर है। आप बेस को डबल करो ट्रिपल करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बेस की कंसंट्रेशन को डबल या ट्रिपल या 4 टाइम जो मर्जी कर लो, रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेस, वो बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में? उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, क्योंकि वो बेस के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। केवल किस पे डिपेंड कर रहा है रेट? एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। देखिए अब तक हमने क्या देख लिया कि एल्काइल हैलाइड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर था वो 3 to 1 था, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ताकि बॉन्ड को वीक कर दे और लिविंग न्यूक्लियोफाइल को वो हाइड्रेटेड भी कर दे निकालने के बाद, ताकि वो दोबारा हमला ना करे। तीसरा, नेचर ऑफ लिविंग न्यूक्लियोफाइल की जब बात करते हैं तो फ्लोरो से बेटर क्लोरो, उससे बेटर ब्रोमो, उससे बेटर आइडो हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट। इसके बिना हम कभी भी अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक बात और भी होती है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमेशा कंपीट करते हैं। आपको रिएक्शन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि एंडोथर्मिक है, हीट होगी ही होगी, बिना हीट करे आप एलिमिनेशन रिएक्शन को कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हीट का साइन नहीं है तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाइए, वहां पर सब्स्टिट्यूशन को आप फेवर कीजिए। लेकिन अगर वो हीट चाह रहा है तो इसका मतलब वो आपसे एलिमिनेशन ही चाहता है, एलिमिनेट करके एल्कीन की फॉर्मेशन कर दीजिए। सो जिस तरह से हमने SN1 को समझा, SN2 को समझा, उसके बाद हमने उनके रिएक्शन को समझा, इसी तरह से मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको इवन का जो मैकेनिज्म है वो भी क्लियर कर दिया जाए। लेकिन मैंने जो भी आपको इवन के एग्जांपल अभी दिए हैं वो सारे अल्काइल हैलाइड से दिए। वो इसलिए दिए क्योंकि ये चैप्टर में अल्काइल हैलाइड ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने अल्काइल हैलाइड को लिया। इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी हो सकता था, लेकिन वो हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में भी कंसीडर कर लेंगे। तो फिलहाल दिस इज कंप्लीट लेक्चर ऑन इवन। E2 के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।